गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज फिर मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर के। पहले के कई वीडियोस में हमने भारतीय संविधान के कुछ प्रारंभिक प्रावधानों के बारे में देखा, जिसमें फंडामेंटल राइट्स और उसमें भी आर्टिकल 21 भी एक महत्वपूर्ण हमारा वीडियो था। आज जिस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो संविधान के भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी, जिसे हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसीज। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में प्रावधान दिया गया है। इससे पहले हम एक वीडियो में दोनों में डिफरेंस भी देख चुके हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स में और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर भी देख चुके हैं। फंडामेंटल राइट्स में हमने ये देखा था कि किस प्रकार से फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाया जा सकता है कोर्ट में जाकर के, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कोर्ट में जाके लागू तो नहीं करवाया जा सकता। लेकिन स्टेट जो है वो जब भी अपनी पॉलिसीज बनाएगा तो उस पॉलिसीज के निर्माण में इसको ध्यान में रखेगा। तो अब हम देखते हैं कि वास्तव में जो नीति निर्देशक तत्व है वो क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन में से क्यों समाहित किया गया है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट ने लिया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी आयरलैंड के संविधान से हमने हमारे नीति निर्देशक तत्वों को लिया। उसी से प्रेरित होकर के हमारे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 to 51 में इसे समाहित किया गया। चूंकि फंडामेंटल राइट्स तो जैसा कि हम फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 32 में जो रेमेडियल राइट्स की बात करते हैं, उसके अंतर्गत कोई भी नागरिक कोर्ट में जाकर के अपने फंडामेंटल राइट्स के इन्फ्रिंजमेंट पे उसको लागू करवा सकता है। तो फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्यों दिए गए? देखिए, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र में जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा होता है, और इसके अंतर्गत जनता अपने शासकों को चुनती है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के कॉन्स्टिट्यूशन में समाहित करने की बात कही तो उन्होंने एक नारा दिया, एक व्यक्ति एक वोट। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक व्यक्ति एक वोट। अब देखिए, इसको कंपेयर कीजिए फंडामेंटल राइट्स से। ये फंडामेंटल राइट्स को तो हम कोर्ट में जाके लागू करवा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को तो हम लागू नहीं कर सकते। ये तो केवल स्टेट को डायरेक्ट करने वाली पॉलिसीज है कि जब भी गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाएगी, कोई पॉलिसी बनाएगी, तो आर्टिकल 36 to 51 में दिए गए प्रोविजंस का ध्यान में रखते हुए बनाएगी। बट ये बाउंडेड नहीं है स्टेट पे कि वो उनको माने ही माने, लेकिन इसको फिर भी बाउंड किया जा सकता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, और जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को सीधे तौर पे तो लागू नहीं करवा सकते, हम बाइंडिंग नहीं कर सकते, लेकिन एक दूसरा तरीका जो है वो हमारे संविधान वेताओं ने जनता के हाथ में एक स्वॉर्ड दे दिया, एक हथियार दे दिया कि अगर स्टेट पॉलिसीज को आप नहीं मानोगे, जो रेवेन्यूज गवर्नमेंट कलेक्ट करती है जनता से विभिन्न प्रकार के टैक्सेस के माध्यम से, उसका अगर विकास के कार्यों में ठीक प्रकार से आपने इस्तेमाल नहीं किया तो जनता अगली बार जब आप वोट मांगने जाओगे तब आपको फट से खींच के नीचे ले आएगी और ऐसे लोगों को मौका देगी जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि वास्तव में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है क्या। देखो, अध्ययन की दृष्टि से हम इनको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, और इसमें पहला भाग जो है वो है सामाजिक और आर्थिक न्याय से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। हम वही चर्चा कर रहे हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 36 से 51 में दिए गए हैं। इनको हम अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में डिवाइड करना चाहेंगे, जिससे ठीक प्रकार से हम इसको समझ पाएं। तो पहला
जो भाग है इसमें जो स्टार्टिंग में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 36 ऑनवर्ड्स जिसे लागू किया गया वो है सामाजिक और आर्थिक न्याय से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। अब देखिए सामाजिक और आर्थिक न्याय, चूंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोशलिस्टिक नेचर का है, समाजवादी प्रकृति का हमारा संविधान है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इसको बखूबी बता रहे हैं कि ये समाजवादी प्रकृति का संविधान है, और तभी इसमें सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस की भी बात कही गई है, इकोनॉमिक जस्टिस की भी बात कही गई है। इसमें जो सामाजिक और आर्थिक न्याय का जो फर्स्ट हमने पार्ट लिया है, इसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। देखो आर्टिकल 38 के अंतर्गत एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है, और दूसरा इसमें दो चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एक तो समान कार्य के लिए समान वेतन, और दूसरा बाल श्रम का समाप्त किया जाना, एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। इकोनॉमिक जस्टिस में बहुत महत्वपूर्ण जो एक्ट लाया गया वो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट लाया गया, समान पारिश्रमिक अधिनियम लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन के इन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत, कि एक ही कार्यालय में काम करने वाले एक महिला और एक पुरुष दोनों को समान रूप से वेतन दिया जाना चाहिए। ये हमारा एक सिद्धांत है, सामाजिक न्याय का सिद्धांत है। और आर्थिक न्याय, समानता की बात जो कही गई है, वो जो समाजवाद की हम बात करते हैं कि इसमें कोई गरीब व्यक्ति जो बहुत अधिक गरीब नहीं रहे और अमीर व्यक्ति बहुत अधिक अमीर ना रहे। तो अमीर व्यक्तियों से टैक्सेस वसूल करके गरीब लोगों के कल्याण के लिए इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। दूसरा, इसमें जो सामाजिक न्याय की और उसके समान वितरण की बात कही गई है, इसमें चाइल्ड लेबर को भी अछूता नहीं छोड़ा गया है, और ये कहा गया है कि जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनसे बाल श्रम नहीं करवाया जाना चाहिए। तो इसके लिए चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम जो है वो लाया गया। अभी समय समय पर इसको अमेंडमेंट भी किया गया है। MC मेहता वर्सेस तमिलनाडु का केस जो सबसे पहले आया था, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डायरेक्शंस भी इसमें जारी किए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो वो इक्वलिटी के आधार पर की गई है, और इसमें जब भी स्टेट कोई लॉज बनाएगी, पॉलिसीज बनाएगी, तो इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई, ऐसा इनमें कहा गया है। सेकंड जो पोर्शन हम लेंगे समझने की दृष्टि से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, जिसमें हमने डिवाइड किया है, वो है सोशल सिक्योरिटी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व है। अब देखिए सोशल सिक्योरिटी की बात हम करते हैं, इसमें बहुत सारे एक्ट्स इन्हीं आधार पर बाद में पारित किए गए, जैसे सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत कारखाना अधिनियम 1948 है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 है, मिनिमम वेजेज एक्ट 1940 एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1947 है। तो ये ऐसे एक्ट्स जो वो इसी तर्ज पे बनाए गए, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ये बखूबी बखान करता है कि स्टेट जब भी कोई पॉलिसी बनाएगी तो सामाजिक सुरक्षा को मद्देनजर रखेगी। उसमें चाहे आपका जनरल प्रोविडेंट फंड हो, चाहे स्टेट इंश्योरेंस हो, या पेंशन से संबंधित लॉज हो, वो सोशली जो आप उसको सिक्योर करेंगे। तो इस प्रकार के लॉज बनाने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इसके भाग 2 में जो है वो दिया गया। इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन तो पहले हमने देखा। सोशल सिक्योरिटी में हम वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं कि जहां उद्योगों में मजदूर लोग काम करते हैं उनको मैनेजमेंट में हिस्सा दिया जाए, ताकि वो मैनेजमेंट को ये बता सके कि एक्चुअल में उनके सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है और किस प्रकार से उसको दूर किया जा सकता है, और मैनेजमेंट में अपनी सहभागिता को भी निश्चित किया जा सके, जिससे एक मजदूर वर्ग भी अपने आप को सुनिश्चित कर सके कि उसका प्रतिनिधित्व भी जो है वो मैनेजमेंट में है। तो इसी प्रकार से जो है, जैसे सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत इस प्रकार की चीज़ें जो है वो समाहित की गई। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो समाज कल्याण से संबंधित है, वो सोशल वेलफेयर से संबंधित नीति निर्देशक तत्व है। इसमें देखिए बहुत अच्छी चीज़ें कुछ आई जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि अभी पिछले दिनों भी इस पर काफ़ी बहस हुई है। हम जानते हैं कि गत वर्ष और इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लैंडमार्क जजमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स पे दिए हैं, चाहे वो 3 तलाक से संबंधित मामला हो सायरा बानो के केस के अंतर्गत, या चाहे हम आर्टिकल 370 की हम बात करें, या CAA की बात करें। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो लेजिस्लेशन है या सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट्स दिए हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई है।
तो इसमें से एक महत्वपूर्ण चीज़ जिस पे अभी चर्चा ही चल रही है वो है समान नागरिक संहिता। तो इसमें जो हम समाज कल्याण की बात करते हैं, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कही गई है कि राज्य इस बात को मद्देनज़र रखेगा किसी भी प्रकार के कोई कानून या लॉ या पॉलिसी बनाते समय कि वो जो है वो सोशल वेलफेयर को मद्देनज़र रखे और समानता की बात कहे। तो समान नागरिक संहिता भी इसी में से एक है। इसी तरह से जो हम सोशल वेलफेयर की बात करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार। पिछले काफ़ी समय से इस पे बहुत अधिक चर्चाएं हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी। जब से जो 10 दिसंबर 1948 का यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स है वो जारी हुआ, या कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में हमारे नागरिकों को और व्यक्तियों को जो राइट्स दिए गए वो इसमें समाहित किए गए। तो आज के ज़माने में सोशल वेलफेयर के लिए ह्यूमन राइट्स का दिया जाना बहुत आवश्यक है, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, वृद्ध हो, अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति हो, दलित हो, या किसी भी प्रकार से अगर उसके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो तो उनको लागू करने से संबंधित लॉज बनाने की बात भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कही गई है। आर्टिकल 51 में लास्ट में जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस की भी बात कही गई कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुधार करने में भी हम हमारी स्टेट पॉलिसीज को मद्देनजर रखते हुए इस प्रकार के लॉज को जो है वो बनाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 4 में जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है वो उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में प्रावधान करता है। इसमें उन सारी चीज़ों को इन 3 भागों के अंतर्गत समाहित किया गया है। उसमें चाहे प्राकृतिक पर्यावरण और वनों की सुरक्षा से संबंधित हो, महिलाओं से संबंधित हो, या देश के विकास के लिए कार्य करने की बातें कही गई हो, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बातें कही गई हो, चाहे वो चाइल्ड लेबर से संबंधित हो, बॉन्डेड लेबर से संबंधित हो, इन सारी चीज़ों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में स्टेट पॉलिसीज ध्यान रखेगी। हाँ, यहाँ 2 चीज़ों को मैं पुनः रिपीट करना चाहूँगा कि फंडामेंटल राइट्स को कोर्ट में जाके लागू करवाया जा सकता है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कोर्ट में जाकर के लागू नहीं करवाया जा सकता। लेकिन जनता के पास इस प्रकार के साधन जो वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंतर्गत वोट के रूप में प्रोवाइड करवा दिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कि अगर आप पॉलिसीज़ को ध्यान में नहीं रखोगे तो उसी गवर्नमेंट को लाया जाएगा, उसी सत्ता को लाया जाएगा, उसी पॉलिटिकल पार्टी को सत्ता में लाया जाएगा जो कि इन स्टेट पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते हुए जनता के कल्याण के लिए कार्य करेगा, आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए कार्य करेगा, समाज सुधारों के लिए कार्य करेगा, या सामाजिक सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए कार्य करेगा। इस प्रकार के प्रोविजंस जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में समाहित किए गए। तो दोस्तों ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स से संबंधित प्रोविजंस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।